नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुरादाबाद से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2 साल 7 महीने की सजा सुनाई गई है और दोनों पर कोर्ट ने 2,500 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। दोनों को दोषी करार देते हुए सजा भी सुनाई गई। 2 साल 7 महीने की सजा सुनाई गई है। तो 2008 में सड़क को जाम करने, बलवा करने का मुकदमा दर्ज हुआ था और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी, एक और बड़ा झटका आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को। बिल्कुल, ये मामला 2008 का है, जिसमें सड़क जाम कर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि ये पूरा मामला मुरादाबाद का है, जिसमें पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया था और छजलैट थाना है जो कि मुरादाबाद जिले का है, वहां पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अब आजम और उनके बेटे को दोषी करार दे दिया गया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं इस पूरे केस से जो जुड़े हुए आरोपी थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन आजम खान और उनके बेटे को फिलहाल दोषी करार दे दिया है। अब इस पूरे मामले पर निश्चित तौर पर दोषी करार देने के बाद अब सजा तय होगी। आजम खान और उनके बेटे को इस पूरे मामले में सजा भुगतनी पड़ेगी, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार कहीं न कहीं आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक मामले में लगातार सुनवाई के बाद जो सजा है उसका ऐलान हो रहा है और ऐसे में 2008 के इस मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के मामले में भी आजम खान को कोर्ट ने दोषी मान लिया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब कहीं न कहीं आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक और झटका लगा है। 2008 के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया और सजा का ऐलान भी कर दिया गया। दोनों पर कोर्ट ने 2500 यानी 2,500 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय काशी दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंची और यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दशामेश्वर घाट पहुंची, जहां उन्होंने गंगा आरती में वो शामिल हुई और देशवासियों की कल्याण की कामना की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी हर हर महादेव। और इससे पहले लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भगवान के समान है। उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के जीवन में जितनी कठिनाइयां और चुनौतियां थी, उनकी कामयाबी भी उतनी ही ज्यादा बड़ी थी। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय SC ST एडमिशन के लिए 50% की छूट देना सराहनीय है और उसे उन्होंने कहा कि मुझे बिरसा मुंडा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का शुभारंभ करते समय बहुत खुशी हो रही है। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं आज डिग्री पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ। मैं इस विश्वविद्यालय के स्वच्छ और हरित परिसर में आकर बहुत प्रभावित हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण पर्यावरण के अनुकूल है। उनका जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आदर्श और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आप सब कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी साध कर सक।
और लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया और 3 दिवसीय सम्मेलन का सीएम ने उद्घाटन किया। G20 देश डिजिटल इकोनॉमी पर मंथन, साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रणनीति बनी और G20 देशों के 145 प्रतिनिधि बैठकों में शामिल हुए। देश के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि जब हमारे देश भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब दुनिया के इन सभी प्रतिष्ठित 20 देशों के समूहों की अध्यक्षता 1 वर्ष तक भारत के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम का एक अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हर एक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हमारे देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आयोजित 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ किया। इस शो में फाइटर विमान और डिफेंस हेलीकॉप्टर्स का दमदार प्रदर्शन देखा गया। दुनिया की जानी मानी 80 देशों की डिफेंस कंपनियां शो में हिस्सा ले रही हैं और ये शो बेंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पे हो रहा है। एरो इंडिया की रनवे 2 बिलियन और प्रधानमंत्री के विजन मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों को दर्शाया गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग एंगल से ली गई, जिसमें दुनिया ने भारत का दम देखा, आसमान में भारत की ताकत को देखा। रक्षा मंत्री यहां पहुंचे, प्रधानमंत्री यहां पर थे और कई दिग्गज यहां मौजूद थे। एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावना। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे रक्षा क्षेत्र ने कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के कई पड़ाव पार किए, जो आगे चलकर इस क्षेत्र में मजबूती का स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है। राजनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। पिछले 1 सप्ताह में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का
स्वागत करने का अवसर मिला है। पहला तुमकुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में पानी की मौजूदा आवश्यकता और खपत का खाका नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तैयार करेगा। इसके साथ 25 साल बाद गांव में पानी की कितनी आवश्यकता होगी इसकी भी जानकारी जुटाएगा। भूगर्भ जल की स्थिति को लंबे समय तक कैसे व्यवस्थित रखा जाएगा इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद रायबरेली के गुरबख्शगंज में आयोजित एक जनसभा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूदा मछुआ समुदाय के लोगों को उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जागरूक किया, साथ ही मत्स्य पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने सरकार द्वारा मछुआ समुदाय के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के फायदे भी बताए। बीजेपी सांसद अपने दिवसीय दौरे पे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे और बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बीसलपुर क्षेत्र के बिमरौली गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में किसान का अहम रोल, लेकिन किसान ही आज सबसे ज्यादा परेशान है। और जमियत उलेमाए हिंद के नेता अरशद मदनी के बयान को लेकर सहारनपुर के हिंदू संगठनों में काफी रोष है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मदनी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, निंदा की और कहा कि एक तरफ जमियत के नेता हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मदनी के बयान ने यह जाहिर कर दिया कि उनकी सोच क्या है। ये लोग दूसरों के धर्म पे उंगली उठाने वाले लोग हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अरशद मदनी पे कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। जमियत के नेता असद मदनी का बयान जमियत के सम्मेलन के समापन पर जो आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक तरफ जहां जमियत के नेता हिंदू और मुसलमान की एकता की बात कर रहे हैं, दूसरा उन सब के बयान से साफ साफ जाहिर होता है कि वे दूसरों धर्मों पर भी साफ साफ उंगली उठा रहे हैं और दूसरे धर्मों के प्रति उनकी क्या सोच है वो उनके बयान तो स्पष्ट हो गया। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो उनका बयान आया है, जो उनका वक्तव्य आया है, तुरंत असद मदनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है। प्रयागराज में आए संत मौनी महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच आतंकी की तरह है और उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर इनके पास टिकट के पैसे नहीं है तो वो मुझसे लेकर पाकिस्तान चले जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। वहीं मौलाना मदनी पर भी मौनी बाबा ने नाराजगी जताई और कहा कि उनका ये बयान हास्यास्पद है, क्योंकि ओम साक्षात पूर्ण परमात्मा है और ना तो इसका जन्म होता है ना विनाश होता है। अल्लाह से ओम की उत्पत्ति हुई है, ऐसा उनका कहना निंदनीय है। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र भारती और पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी उमाशंकर को सौंपा। ज्ञापन को लेकर पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी ने कहा कि आजाद समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को उसका सही हक दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन नहीं, ये एक तरह से भारतीय लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कलेक्ट्रेट में हम लोग हमारे आजाद समाज पार्टी के मुखिया एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब ने आह्वान किया है कि आज उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों पर जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम देश के राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय ज्ञापन देना है। उसमें मांग है कि जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से भी मांग है कि कराई जाए। चूँकि बिहार प्रांत से बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो इसके मद्देनज़र आज ये आवश्यक है कि अब जातीय जनगणना हर हाल में सरकार कराए। इसकी मांग हम लोग पुरजोर तरीके से शुरुआत आज किए हैं
आज तो अपने पार्टी के जिम्मेदार साथियों को बुला के ज्ञापन दिया जा रहा है। अब इसको बड़े पैमाने पर भी हम लोग अपने ढंग से मांग करेंगे सरकार से, जरिए पब्लिक को भी जरूरत पड़ेगी तो आवाम के साथ में होकर के इसकी मांग करेंगे। जो आज 5 सूत्रीय है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक तो जातीय जनगणना और दूसरा है ओबीसी SC ST का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाए, और ठेकेदारी प्रथा में जो कॉन्ट्रैक्टरी लाइन है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें भी हमारे बैकवर्ड और SC के लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी में लापरवाही का मामला सामने आया। गैर सरकारी सफाई कर्मी द्वारा मरीजों का इलाज कर इंजेक्शन लगाया जा रहा है। वहीं फार्मासिस्ट के पद पे तैनात कर्मी मरीजों को बाहर की दवा लिख रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। फार्मासिस्ट के इलाज को लेकर CHC अधीक्षक डॉक्टर सौरभ सिंह ने बताया कि फार्मासिस्ट दवा करने के लिए अलाउ नहीं है और सिर्फ अलाउ है तो इंजेक्शन लगाने के लिए। बरेली में बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्णापुर रोड पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों गौ तस्कर गाय को खींचकर ले जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। फरवरी 2023 को थाना बिथरी चैनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में गौकशी को रोकने और उसको नियंत्रण करने के लिए प्रभावी फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त की जा रही थी। तो तकरीबन सुबह 4:30 बजे पूर्णापुर मोड़ पर 3 व्यक्ति जो कि एक गाय को खींचकर ले जा रहे थे, उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर उन व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की गई और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए 2 व्यक्ति उसमें से फरार हो गए और एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है, जिसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाकी 2 व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने शहीद के घर में घुस के उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और शहीद की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया। दबंगों की मारपीट से शहीद की पत्नी और जो बेटा है वो घायल हो गया और जिलाधिकारी से अब न्याय की ये लोग गुहार लगा रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्होंने पुलिस से कई बार शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिलाधिकारी ने 3 तलाक से पीड़ित सभी महिलाओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और बुलंदशहर के सियाना कोतवाली इलाके के करियावली गांव में आम के बाग में एक शख्स का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। यहाँ आया, आने के बाद में देखा तो ये वाक्य सत्य निकला। ये वाक्य सत्य निकला कि उन्होंने हत्या की है, जिसका नाम हरिराज है और जाति से जाटव है। क्या इन्होंने अभी तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन पौधे से इनका सब लटका मिला गया, मेरा शरीर लटका हुआ है। ये तो जांच का विषय है, जांच चल रही है। और SO नरसेना श्री संजेश कुमार जी भी उपलब्ध हैं, यहाँ पर आ गए हैं। और पुलिस की कार्रवाई यही है कि उन्होंने फोर्सेस टीम को भी सूचना दी है और यहाँ पर SO नरसेना इंस्पेक्टर संजेश कुमार जी उपलब्ध यहाँ पर आ चुके हैं और चौकी इंचार्ज अमित कुमार जी अपने जो भी फोर्स के साथ यहाँ पर उपलब्ध हैं। और इन दिनों वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है और लोग अपने अपने तरीकों से वैलेंटाइन डे वीक मना रहे हैं। इस बीच मेरठ के एनवायरमेंट क्लब के द्वारा संजय वन दिल्ली रोड मेरठ में नई पहल की गई। क्लब सदस्यों ने वन में लगे पेड़ों को गले लगा के हक डे मनाया और उन्हें लिपट के धन्यवाद किया। पूरे विश्व में आज वैलेंटाइन की धूम बन रही है, ऐसे में हक डे भी आ रहा है, तो आज हम लोग इन पेड़ों को हक कर रहे हैं।
क्योंकि मुझे लगता है कि आज जरूरत है इन पेड़ों को अपना प्रेमी बनाने की, क्योंकि यही है सच्चे हमारा धर्म निभाते हैं, अपना दोस्ती का, मित्र का, प्रेमी का, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। मुझे वन में हक डे ट्रीज मनाने आए हैं, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्रीज से हमें फूड, शेल्टर और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ट्रीज हमें इतने वेज में हमें हेल्प करते हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, हमें फूड देते हैं। तो आज हम ट्रीज को हक करके उन्हें थैंक यू बोलने आए हैं। आज ये स्पेशल डे हम किसके साथ मनाने जा रहे हैं? अपने पेड़ों के साथ मनाने जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, एक तरीके से हम ये डे क्यों मनाते हैं, जिससे कि हम अपने साथी को प्यार दे सकें, और इस पेड़ से ज्यादा हमें प्यार इस समय कोई नहीं देता। पूरे